हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर करने वाला हूं 498A से रिगार्डिंग। दोस्तों अभी बहुत समय से जो मैंने लोगों से बातचीत करी या जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि कोर्ट में आते हैं उनके मन में जो क्वेश्चंस हैं या फिर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं उनमें पढ़ करके मैंने देखा कि लोगों के मन में 498A को लेकर के कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन है, जो कि सभी को वो सारी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। चूंकि तो सभी को ये है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती, या कुछ ऐसे गलत स्टेप है जो ऑलमोस्ट हर केस में सभी लोगों के द्वारा ले लिए जाते हैं। तो दोस्तों रियलिटी क्या है, अभी बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न होते हैं कि सर हमें तो यही नहीं समझ आता, जितने लोगों से बात करते हैं वो हर एक आदमी अलग बताता है। तो रियलिटी क्या है ये बताइए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जन साधारण के सामने मैं रियलिटी रखना चाहता हूं कि वास्तव में अगर आपके और आपके पूरे परिवार पे 498A की एफआईआर दर्ज हो गई है तो आपके अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पर फोकस हमें दो बात पे करना है। एक, अगर झूठा मामला है तो हमारी अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए और हमारे पेरेंट्स के नाम उसमें से रिमूव हो जाने चाहिए। ये दो चीजें दोस्तों हो जाती हैं, उसके बाद आदमी कहीं ना कहीं फ्री महसूस करता है और ट्रायल तो फिर वो लड़ ही लेता है। लेकिन दोस्तों अगर उसकी अरेस्टिंग हो जाए और ऐसे केस में यदि वो सरकारी नौकरी में हो तो और प्रॉब्लम, और अगर वो एनआरआई हो तो और प्रॉब्लम। दोस्तों ये सारी चीजें ही हैं जो कि आदमी को परेशान करती है। एक तो अपने पेरेंट्स की चिंता, एक यदि वो एनआरआई है तो उस केस में क्या होगा, और यदि उसकी नौकरी पर बना है तो उस केस में क्या होगा। इन सब चीजों से कैसे आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है, कि आपकी सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी लोग इस दौर से गुजर रहे हैं या जिनकी वुमेन सेल में काउंसलिंग चल रही है, जिनको पता है कि आज नहीं तो कल मेरे ऊपर मामला दर्ज होने वाला है, उन सभी लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा और वो अपने अपने मामलों में इस वीडियो से हेल्प लेकर के आगे बढ़ने में जरूर कामयाब होंगे। दोस्तों अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको सारे स्टेप्स की अच्छे से जानकारी मिल सके। चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी फ्यूचर में मैं इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं कि क्या प्रक्रिया रहती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि वुमेन सेल से आपको कॉल आती है कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट दी है। आप कहते हो जी हमें कंप्लेंट की कॉपी चाहिए, वो कहते हैं आरटीआई लगा के निकाल लो, ऐसे हम नहीं देंगे। अब दोस्तों बात आती है कि हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इसका जवाब है बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहां जाएंगे ही नहीं तो आप अपना पक्ष कैसे रखेंगे। क्योंकि दोस्तों एक तरफ आप कह रहे हैं कि गलत मामला है, अब जब गलत मामला है तो वहां जाके आपको बताना तो पड़ेगा ना कि ये मामला गलत है, ये एलिगेशन मेरे पे गलत है, और उस कंप्लेंट को पढ़ना भी पड़ेगा, अपने बयान भी देने पड़ेंगे। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको जरूर जाना चाहिए। किसी तरह की आपको डरने की जरूरत नहीं है। वुमेन सेल में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, वो एक मीडिएशन सेल है जहां की आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप दोनों के वापस रहने की संभावना है या नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर क्या करना है, और आप लोगों के बयान नोट डाउन किए जाएंगे। वुमेन सेल के यहाँ पे जो काउंसलिंग होती है, कई लोगों का यह मत है कि 3 काउंसलिंग होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। काउंसलिंग 2 भी हो सकती है। अगर मान लेते हैं आप नहीं जाते तो लड़की कह सकती है दूसरी काउंसलिंग के बाद कि भाई एफआईआर दर्ज करो, जब वो आ ही नहीं रहे तो आप एफआईआर दर्ज करो। तो 2 काउंसलिंग के बाद भी आपकी एफआईआर दर्ज हो सकती है। और दोस्तों कई मामलों में तो ऐसा होता है काउंसलिंग होती ही नहीं, पहले एफआईआर दर्ज हो जाती है। ऐसे भी कई मामले हमारे सामने चल रहे हैं। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है एक काउंसलिंग हो गई, सेकंड काउंसलिंग हो गई, थर्ड काउंसलिंग हो गई, निष्कर्ष नहीं निकला। तो जरूरी नहीं कि बस 3 ही काउंसलिंग होगी, कई मामलों में 4 भी होती हैं और कई मामलों में 5 भी होती हैं। तो ये सब केस टू केस डिपेंड करता है, सामने जो वुमेन सेल में बैठा है जो आपके मामले को देख रहा है उसके मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए कोई भी निश्चित कानून नहीं है कि भाई 2 ही काउंसलिंग होंगी या 3 ही काउंसलिंग होंगी। पहली बात तो आप ये समझ लें। अब जब आपकी काउंसलिंग सारी खत्म हो जाती है तो वो अपनी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं कि भाई लड़का ये चाहता है, लड़की ये चाहती है, मीडिएशन की गुंजाइश नहीं है, और आखिरी में लड़की कह देती है कि भाई मुझे तो इस पर कानूनी कार्रवाई चाहिए। एफआईआर दर्ज हो जाती है, आपको कॉल आता है कि आपके खिलाफ एफआईआर इस थाने में दर्ज हो गई है, आप आ जाइए। अब दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एफआईआर की कॉपी अरेंज करनी है। एकदम से पुलिस स्टेशन नहीं जाना, पहले एफआईआर की कॉपी अरेंज करनी है। कैसे कर सकते हो, किसी लोकल वकील के थ्रू आप कर सकते हो, और सबसे बढ़िया तरीका है आज के समय पे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक स्टेट का अपना एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाके थाने का नाम डालेंगे, एफआईआर की पीडीएफ आपकी निकल आएगी। अब दोस्तों एफआईआर की पीडीएफ लेने के बाद जिस भी वकील पे आप ट्रस्ट करते हैं उसको वो एफआईआर दिखाइए। एफआईआर दिखाने के बाद उससे ऑप्शन पूछिए और उसको फॉलो कीजिए। अब दोस्तों यहां पर बेसिक मिस्टेक्स क्या होती हैं, लोगों का मानना यह होता है, या देखिए डराया भी जाता है इस स्टेज पे लोगों को कि भाई आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपका करियर खत्म हो जाएगा, आना हो जाएगा, फला हो जाएगा। तो डर के अंदर क्या करता है कि सभी की बेल डाल देता है। कई बार दोस्तों मामले की परिस्थितियां भी देखनी पड़ती हैं। अगर आप सभी की बेल डाल दोगे वो भी हर समय सही नहीं होता। कई बार होता है कि बहुत दूर दराज के रिश्तेदारों के नाम इन्वॉल्व किए हुए हैं, या जो फॉरेन कंट्रीज में उनके नाम भी इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में तो हमारा मकसद ये होना चाहिए हम पहले इनके नाम हटवा लें।
अब नाम कैसे हटेंगे? आपको थाने में जाना है, आपके पास जो भी एविडेंस है, एग्जांपल आपकी सिस्टर का नाम है और आपकी सिस्टर कहीं फॉरेन में रह रही है, आपके पास रिकॉर्ड है, आप दिखा दें, या किसी और सिटी में रह रही है, वहाँ कहीं उसकी अटेंडेंस है जॉब में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या किसी और जगह, या उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज है, वो आईओ को दिखाएं, देखिए मेरी सिस्टर तो उस दिन वहाँ पे थी और वो वहाँ पे रहती है, कोई लेना देना नहीं है। तो आईओ ऐसे केस में उन लोगों के नाम हटा देता है जिन लोगों का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। होता क्या है, आम आदमी डरता रहता है आईओ से मिलूं या नहीं मिलूं, कहीं ऐसा तो ना हो मुझे गिरफ्तार कर ले। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो किसी को भेज दो, लेकिन कोई परिवार का मेंबर ही होना चाहिए, कोई थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए, ताकि बीच में कुछ ना आए, जो भी हो वो आपके और आईओ के बीच में डायरेक्ट हो। अब दोस्तों आईओ को आपने पूरी बात बतानी है और नाम हटवा लेने। अब दोस्तों मान लेते हैं आपकी एफआईआर में 4 या 5 नाम है, आईओ ने जांच में पाया कि आपके सिस्टर और जीजा जी का उसमें कोई रोल नहीं है, आईओ ने उनका नाम काट दिया। अब दोस्तों उनका नाम कट गया, बच गए 3 लोग। अब 3 लोग जो बच गए, जो आईओ ने कंफर्म कर दिया कि मैं इनका नाम नहीं हटाऊंगा, तो दोस्तों उन 3 लोगों की तरफ से माता और पिता है तो उनकी एंटीसिपेटरी बेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों माता पिता की गिरफ्तारी जनरली किसी केस में नहीं होती जब तक कि बहुत ज्यादा ऐसा क्राइम ना हो, हीनियस क्राइम, कि भाई करना पड़े अरेस्ट। अदरवाइज 498 जैसे केस में माता पिता की गिरफ्तारी जनरली नहीं होती। तो माता पिता की तरफ से आप एकदम से बेल में ना जाएं। हाँ, लेकिन लड़का, उसकी आप एंटीसिपेटरी बेल ले लें, क्योंकि दोस्तों लड़के के ऊपर ही सारा रिस्क होता है, लड़के का नाम भी नहीं हटता, उसकी नौकरी का भी सवाल होता है, करियर का भी, तो उसकी एंटीसिपेटरी बेल आप ले लें या फिर हाई कोर्ट से स्टे ले लें उसकी अरेस्टिंग पे, ताकि अरेस्टिंग का भय तो बिल्कुल भी ना रहे। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, वैसे तो 498 में अरेस्टिंग होती नहीं है, बहुत सारी गाइडलाइंस भी है, लेकिन फिर भी आपको पता ही है हमारे यहाँ पे इस देश के अंदर सब कुछ वो हो रहा है जो कि लॉ में नहीं है, और बहुत सारे मामलों में हम देखते हैं कि लड़कों की गिरफ्तारी भी हो जाती है जबकि नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए एंटीसिपेटरी बेल या अरेस्टिंग स्टे लेकर रखें, और जब आपकी चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो जाए उसके तुरंत बाद आप अपनी डिफॉल्ट बेल ले ले। अब दोस्तों एक बार आपकी डिफॉल्ट बेल हो गई, उसके बाद ट्रायल चलेगा, ट्रायल में साबित हो ही जाएगा अगर झूठा मुकदमा है तो, कि भाई जितने भी इसमें एलिगेशन है वो झूठ है। वहां पे आपका वकील अच्छा होना चाहिए जो कि क्रॉस एग्जामिनेशन के समय पे सामने वाली पार्टी से सारी चीजें उगलवा सके और उनको उन्हीं के ट्रैप में फंसा सके। उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स जब होंगे, आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे आपके वकील का बहुत मेन रोल होता है, वहां पे पूरी कोर्ट को कन्विंस करना होता है उन सब बातों पे, उन सब एविडेंस के बेस पे, तो आपका मामला निकल सकता है। कुल मिला के मेरा कहने का इतना मतलब है कि 498A में आपको जल्दबाजी नहीं करनी कि एफआईआर होते ही आप एकदम से बेल में चले गए। ऐसा मत करना, कि बहुत सारे मामलों में होता है कि 5 लोग हैं, आदमी पांचों की तरफ से एंटीसिपेटरी बेल में चला गया जबकि नीड थी नहीं। और कई बार आईओ भी कहता है कि अब जब तुम हाईकोर्ट चले गए हो तो वहीं से हटाओ, हम नहीं हटाएंगे। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपने अपने हाथों से ही अपने पूरे परिवार को उस मुकदमे के अंदर इन्वॉल्व कर दिया, जबकि आपकी जो मेंटेलिटी होनी चाहिए थी वो ये होनी चाहिए थी कि पहले हम कोशिश कर लें भाई कितने नाम हटते हैं, क्योंकि अगर हम गलत नहीं है, हमारे पास सबूत है, तो हमें क्या दिक्कत है आईओ से बात करने में। आपको वो अरेस्ट नहीं करेगा, आप बेचिंत रहिए, आप जाइए बात करिए खुल के उससे कि कैसे करना है, और जब लास्ट में कंफर्म आपको हो जाए इतने लोगों के नाम नहीं हट सकते, उसके बाद ही आप बेल का रास्ता अपनाइए। तो दोस्तों 498A में अगर आप इस तरह से चलेंगे आप लोगों को बहुत राहत मिलेगी। एक तो हैरेसमेंट ज़्यादा नहीं होगा, दूसरा अरेस्टिंग भी आपकी नहीं होगी, और तीसरा आपके माता पिता और घर वालों के नाम है तो वो इजीली रिमूव हो जाएंगे। तो दोस्तों ये है आज के वीडियो की जानकारी, और ऐसी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के कल मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।